तो नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत जर्मिनेशन से स्वागत करता हूं आपका। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अगर सबसे सशक्त जन आंदोलन कोई रहा तो वह 1857 की क्रांति ही रही। इस क्रांति में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी कि ये जो क्रांति है 1857 की क्रांति, इस क्रांति में बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 12 जून 1857 को तत्कालीन बिहार यानी कि झारखंड उस समय जो है बिहार में ही शामिल था। उसके देवघर जिले के रोहनी ग्राम से सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। एक बार मैं फिर से बोल दूं, 12 जून 1857 को तत्कालीन बिहार के देवघर जिले के रोहनी ग्राम में सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। अब 32वीं रेजिमेंट में कार्यरत सैनिकों ने दो ब्रिटिश सैनिक, एक थे मेजर नॉर्मन लेस्ली, दूसरे थे सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट, इस दोनों की हत्या कर दी। 32वीं रेजिमेंट ने उस समय दो महत्वपूर्ण ब्रिटिश सैनिकों की हत्या कर दी, जिसमें एक थे मेजर नॉर्मन लेस्ली और दूसरे थे डॉक्टर ग्रांट, सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट। अब 16 जून 1857 को 3 सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। इस घटना के बाद 16 जून 1857 को 3 सैनिकों को फांसी दे दी गई। 16 जून 1857 को 3 सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को रोहनी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। यानी 32वीं रेजिमेंट का जो कार्यालय रोहिणी में था उसे स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया? भागलपुर कर दिया गया। और इस समय पटना के कमिश्नर विलियम तथा दानापुर में सैनिक मुख्यालय मेजर जनरल लोआयट के नियंत्रण में था। यानी कि पटना जो है कमिश्नर विलियम और दानापुर सैनिक मुख्यालय जो है मेजर जनरल लोयायट, यानी यह जो दो प्रमुख ब्रिटिश सैनिक अधिकारी थे 1857 में, जो ये 16 जून 1857 को जब फांसी दे दी गई उसके बाद इसी दोनों सैनिकों के अधीन पटना के एरिया थे। यानी पटना के एरिया में इसी दो ब्रिटिश सैनिकों के हाथों ब्रिटिश के मुताबिक सुरक्षित थे। इससे आगे की घटना अगर बात करें तो वह जो है पटना सिटी में विद्रोह का नेतृत्व जो है एक स्थानीय पुस्तक विक्रेता जिसका नाम पीर अली था, उन्होंने किया था। अब पीर अली ने अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर आर लॉयल एवं उसके सहयोगी सैनिक की हत्या कर दी। अब पटना के कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को दमन कर दिया। पटना में जब डॉक्टर लॉयल और उसके सहयोगी सैनिक की हत्या हुई थी उस समय कमिश्नर डॉक्टर टेलर थे, उन्होंने इस विद्रोह को दमन कर दिया और पीर अली सहित 16 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर ली गई और गिरफ्तार करने के बाद सीधे फांसी चढ़ा दी गई। ठीक है जी, गिरफ्तार करने के बाद सीधे 16 सैनिकों को और पीर अली को फांसी दे दी गई। और दानापुर सैनिक मुख्यालय में जो सैनिकों ने जुलाई 1857 में कंपनी के विरुद्ध जो विद्रोह कर दिया था, ये सैनिक जगदीशपुर तक पहुंच गए। विद्रोह करते करते जो है ये सैनिक जगदीशपुर तक चले गए तथा वहां के जमींदार कुंवर सिंह से विद्रोह का नेतृत्व करने का आग्रह किया। जगदीशपुर में वहां के एक जमींदार थे जिसका नाम था कुंवर सिंह, उसी से सैनिकों ने विद्रोह करने के नेतृत्व करने का आग्रह किया और इस आग्रह के परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजों से असंतुष्ट कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि कुंवर सिंह पहले से भी अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। ऊपर से सैनिकों ने जब उनसे नेतृत्व करने का आग्रह किया, उन्होंने सहर्ष नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। इस विद्रोह में कुंवर सिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम था अमर सिंह, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई है, उसका एक छोटा भाई था अमर सिंह, उन्होंने भी इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे आगे की घटना की अगर बात करें तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर किले में बंदूकों का एक गोला बारूद बनाने वाला कारखाना स्थापित किया। यानी उसी जगह जहां कुंवर सिंह रहते थे वहीं पे बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना लगाया। उन्होंने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए आरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और आरा को विद्रोही सैनिकों के अधिकार से मुक्त करवाने गए डॉक्टर डनवर की इस संघर्ष में मृत्यु हो गई।
ठीक है। आरा को विद्रोहियों ने अपने अधिकार में ले लिया। विद्रोही मतलब स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अधिकार में ले लिया। अब ब्रिटिशर्स के हिसाब से जो विद्रोही थे उन्होंने तो आरा को अपने कब्जे में ले लिया, तो उसको मुक्त करवाने के लिए डॉक्टर डनवर को भेजा, लेकिन वह यहाँ से गए फिर वापस लौट के नहीं आए क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई इस विद्रोह में। और कुंवर सिंह छापामार युद्ध में कुशल थे। अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान उनके हाथ में तोप का गोला लग गया। कुंवर सिंह जब अंग्रेजों से संघर्ष चल रहा था उनके हाथ में तोप का गोला लग गया, जिससे संक्रमण फैल जाने के कारण उन्होंने अपने एक हाथ काट कर अलग कर दिया। देखिए जज्बा भाई, कुंवर सिंह का एक हाथ में तोप का गोला लग गया, जिससे उसका वो हाथ संक्रमित हो गया, खराब होने लगा, सड़ने लगा, ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, हाथ को ही काट के अलग कर दिया। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके छोटे भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, यानी वो तारीख था 26 अप्रैल 1858, उसके बाद कुंवर सिंह के भाई छोटे भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समांतर भारतीय सरकार की स्थापना की। जगदीशपुर में अमर सिंह ने एक समांतर भारतीय सरकार की स्थापना की और अमर सिंह के भाई हरकिशन सिंह इस सरकार के प्रमुख थे। यानी अमर सिंह, हरकिशन सिंह, कुंवर सिंह तीनों भाई थे। कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात अमर सिंह विद्रोहियों का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। उसके बाद जगदीशपुर में एक समांतर भारतीय सरकार की स्थापना की और अमर सिंह के भाई हरकिशन सिंह इस सरकार के प्रमुख थे। बाद में अंग्रेजों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर गोरखपुर जेल यानी कि उत्तर प्रदेश भेज दिया, जहां लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं मुंडा विद्रोह का। मुंडा विद्रोह, जिसको उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं। मुंडा विद्रोह, जिसको उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं। आदिवासी विद्रोहों में सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर कोई विद्रोह है तो वो है मुंडा विद्रोह। और यह विद्रोह 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक चला था और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह शुरू हुआ था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह 1895 में शुरू हुई थी। और बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा हम लोग पता कर लें तो मुंडा साहब का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के उलीहातू गांव में हुआ था। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झारखंड में रांची के उलीहाती गांव में हुआ था। उलीहाती गांव में इन्हें मिशनरियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई थी। यानी कि इनकी शिक्षा जो है मिशनरियों द्वारा हुई थी और वह जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए थे। यानी बिरसा मुंडा जो है पहले ईसाई नहीं थे, लेकिन जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर वो ईसाई बन गए थे। इसके अतिरिक्त वे वैष्णव धर्म से भी अधिक प्रभावित था, इसलिए पुनः उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लिया, यानी कि वैष्णव धर्म को अपना लिया, जो कि ईसाई बनने से पहले जो धर्म उनका था उसी धर्म को फिर से अपना लिया। और बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था, यानी कि एक ईश्वर होनी चाहिए, इस बात पर बल दिया था। और एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है 1895 ईस्वी में बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए और वह पैगंबर होने का दावा करने लगा। यानी उनका स्वयं ईश्वर से मुलाकात हुई, ईश्वर के दर्शन हुए, इसलिए उसके बाद से वो खुद को पैगंबर होने का दावा करने लगा, जिससे कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है। यानी कि बिरसा मुंडा का दावा था कि उनके पास लोगों को निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है, लोगों को निरोग कर दे, यह चमत्कारी शक्ति उसके पास है। और मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की परंपरा पर जमींदारों, ठेकेदारों, बनियों एवं महाजनों ने अंग्रेजों के संरक्षण में आकर आक्रमण करना आरंभ कर दिया था।
मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की परंपरा पर जमींदारों, ठेकेदारों, बनियों एवं महाजनों ने अंग्रेजों के संरक्षण में आक्रमण करना शुरू कर दिया था। यानी शुरू में तो नहीं करता था, बाद में अंग्रेज के आ जाने के बाद उसका मन थोड़ा सा और बढ़ गया, जिसके विरोध में 1899 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह किया। इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया था और 1900 ईस्वी में विद्रोहियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु 1900 में सैलर के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हुए। 1900 में विद्रोही ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, बेचारा डर के मारे भाग गया। फिर उसी साल जो है सैलर के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेनाओं द्वारा पराजित हो गए। कुछ समय पश्चात बिरसा पकड़ा गया तथा उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह धीरे धीरे, यानी कि मुंडा विद्रोह धीरे धीरे शांत हो गया, खत्म हो गया, दमन हो गया। अब हम लोग कांग्रेस की स्थापना तथा उस समय के बिहार के बीच की संबंध के बारे में अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय के अंग्रेज A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। मैं फिर से बोल दूं, कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। अब बहुत आदमी इस फेर में नहीं पड़िएगा ई कांग्रेस का मतलब इंग्लिश ने, बल्कि ई कांग्रेस जो है कांग्रेस पार्टी हो गई, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एक अंग्रेज भाई साहब ने किया था, जिसका नाम A.O. ह्यूम था और जिसके प्रथम अध्यक्ष जो है W.C. बनर्जी को बनाए गए थे। अब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कुल मिला के, लेकिन बिहार का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। यानी कि उस समय 1885 में बिहार से कोई भी प्रतिनिधि कांग्रेस में नहीं था। अब कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जबकि तृतीय अधिवेशन में बिहार के मात्र 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब देखिए, पहले अधिवेशन में बिहार से एक भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, कोई भी नेतृत्व वहां पे नहीं था। दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जबकि तीसरे अधिवेशन में बिहार के 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब कांग्रेस का 27वां अधिवेशन तथा बिहार में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन जो है 1912 ईस्वी में बांकीपुर यानी कि पटना में हुआ था। बांकीपुर यानी कि पटना में 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर द्वारा की गई थी। रघुनाथ नरसिंह मधोलकर द्वारा की गई थी। अब 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार में गया में किया गया। गया जिला में 37वां अधिवेशन कांग्रेस का किया गया, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। यानी 37वां अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, जो बिहार में की गई थी, गया में की गई थी, उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। इसका जो लिस्ट है उस लिस्ट को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो देखिए यहाँ पे जैसा लिखा भी गया है, पटना में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, 1912 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता R.A. माधोलकर ने की थी। आपको शायद ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दे रहा है। R.N. माधोलकर द्वारा की गई थी। अब हम लोग जो है बिहार में किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। किसान आंदोलन बिहार में हुई थी और यह जो है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बृहद पैमाने पर बंगाल के बागान मालिकों ने बिहार के किसानों का शोषण किया था। किसान आंदोलन को पढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के कृषकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बृहद पैमाने पर बंगाल के जो बागान मालिक थे उन्होंने बिहार के किसानों का शोषण किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, किसानों ने 1866-67 ईस्वी में पंडोल में विद्रोह किया था। कहाँ किया था विद्रोह? पंडोल में। और दरभंगा के राजा की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ कृषकों ने 1883 से 84 ईस्वी में विद्रोह किया था। और इधर देखेंगे हम चंपारण के साथ भी यही हुआ था। कुल मिला के चंपारण के साथ चंपारण सत्याग्रह जो है उसी के साथ बिहार में किसान आंदोलन संगठित रूप से प्रारंभ हो गया, यानी वर्ष 1917। इस साल जो है गांधी जी के नेतृत्व में नील उत्पादन किसानों ने
तिनकठिया प्रथा के विरोध में आंदोलन किया था। आपको याद होगा 1917 में चंपारण में किसानों ने गांधी जी के साथ मिलकर एक विद्रोह किया था, जिसको तिनकठिया प्रथा के विरोध में किया गया विद्रोह कहते हैं, किया गया आंदोलन कहते हैं। और बिहार में मुंगेर में 1922 से 23 ईस्वी में शाह मोहम्मद की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया था। इधर जो है श्री कृष्ण को उपाध्यक्ष तथा सिंहेश्वर चौधरी को नंद कुमार सिंह को सचिव बनाया गया। श्री कृष्ण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया था तथा सिंहेश्वर चौधरी व नंद कुमार को सचिव बनाया गया था। और भूमिहार किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में एक आश्रम की स्थापना की थी, एक आश्रम की। इसके बाद हम देखते हैं कि 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर मेले में की गई तथा इसका सचिव जो है श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। हम देखते हैं 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर मेले में की गई और इसका सचिव जो है श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। और किसान आंदोलन को प्रसारित करने में राहुल सांकृत्यायन और कार्यानंद शर्मा तथा पंचानंद शर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ पर कुछ नाम है जिन्होंने किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें पहला नाम जो है हम देखते हैं राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा और पंचानंद शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनवारी क्षेत्र में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने दरभंगा तथा यमुना कार्यार्थी तथा गया में यदुनंदन शर्मा ने प्रसारित किया था। यहाँ पर हम 3 अलग अलग क्षेत्रों के बारे में देख रहे हैं, जिसमें कि अनवारी क्षेत्र में किसान आंदोलन को प्रसारित करने का, उसको नेतृत्व देने का काम राहुल सांकृत्यायन ने किया था। दरभंगा व यमुना में कार्यानंद शर्मा ने किया था, कई आर्थिक यहाँ पे गलत हो गया, और गया में यदुनंदन शर्मा ने प्रसारित करने का काम किया था। बिहार में किसान आंदोलन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की थी। हम देख रहे हैं बिहार में किसान आंदोलन जो शुरू हुआ उसको गति प्रदान करने के लिए 1929 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की थी, बिहार की। और द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन जो है 29 से 30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में किया गया था। मैं एक बार फिर से बोल दूं, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन 29 से 30 अगस्त में हुआ था। कब हुआ था भाई? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था भाई? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था, उसी की अध्यक्षता में हुई थी। जबकि तृतीय सम्मेलन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई थी, वह हुई थी 26 से 27 नवंबर 1935 को हाजीपुर में हुई थी। द्वितीय वाला जो है वह पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय वाला जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय वाला जो है 29 से 30 अगस्त 1934 को चला था और तृतीय वाला जो 26 से 27 नवंबर 1935 को चला था और हाजीपुर में चला था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1936 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वह था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। वह जो है लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। आपको पूछ देता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था भाई। कौन किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और इसके सचिव प्रोफेसर NG रंगा को बनाया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष या संगठनकर्ता हम कह सकते हैं स्वामी सहजानंद थे और इसके सचिव प्रोफेसर NG रंगा थे। प्रोफेसर NG रंगा को बनाया गया था। इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार में राष्ट्रवादी भावना का विकास जो है इसको देखेंगे, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। तो बिहार में जो है राष्ट्रवादी भावना का विकास के बारे में अगर बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 1858 से 1905 ईस्वी तक का काल भारत में राष्ट्रीयता के विकास का काल माना जाता है। एक बार फिर से बोल दूं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1858 से 1905 ईस्वी तक का काल जो है भारतीय राष्ट्रीय विकास का काल माना जाता है। और 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से 1905 ईस्वी तक उदारवादी विचारधारा का प्रभुत्व रहा है, यानी कि उदारवादी विचारधारा कायम रही है 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक।
इसके बाद हम देखते हैं कि इंदुलाल तथा कुछ अन्य क्रांतिकारी थे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन से पूर्व बिहार आए और बिहार में क्रांतिवाद के विचार का प्रचार प्रसार किया। इंदुलाल तथा कुछ अन्य क्रांतिकारी स्वदेशी आंदोलन से पूर्व बिहार आए और बिहार में क्रांतिवाद के विचार का प्रचार प्रसार किया और स्वदेशी आंदोलन के क्रम में सर्वप्रथम बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हुआ था। अनुशीलन समिति ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष को प्रेरणा दी, जिसका प्रभाव अपने राज्य बिहार पर भी पड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिहार में इस विचारधारा के प्रारंभिक प्रणेताओं में बाबाजी ठाकुरदास, डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे तथा केदारनाथ बनर्जी थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं बिहार में इस विचारधारा के प्रारंभिक प्रणेताओं में बाबाजी ठाकुरदास, डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे तथा केदारनाथ बनर्जी थे। वर्ष 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबाजी ठाकुरदास द्वारा की गई थी। वर्ष 1906-07 में पटना में बाबाजी ठाकुरदास द्वारा रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी तथा दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। इस समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ था। और हम देखते हैं कि 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंककर हत्या करने का प्रयास किया गया था। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दो स्वतंत्रता सेनानी द्वारा मुजफ्फरपुर के जिला जज जो थे, जिसका नाम किंग्सफोर्ड था, उस पे बम फेंक कर मारने का प्रयास किया गया था, उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। और इस बम कांड की घटना ने युवकों में क्रांतिकारी भावना का प्रसार किया। सचिंद्र नाथ सान्याल ने राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से वर्ष 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की। हम देखते हैं वर्ष 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल ने राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रसार प्रसार के उद्देश्य से पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की और सान्याल को बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो है आजीवन काला पानी की सजा बाद में अंग्रेजों द्वारा दे दी गई। सचिंद्र नाथ सान्याल को बाद में अंग्रेजों द्वारा आजीवन काला पानी की सजा दे दी गई। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना के बारे में अगर बात करें तो उसकी स्थापना में बंकिम चंद्र मित्र का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने वर्ष 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटा, जिसमें बिहार नेशनल कॉलेज के अखिल चंद्र दासगुप्ता तथा टी.के. घोष ने सहयोग किया था। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने वर्ष 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटा, जिसमें बिहार नेशनल कॉलेज के अखिल चंद्र दासगुप्ता तथा टी.के. घोष ने सहयोग किया था। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि लिबर्टी लीफलेट्स ये है क्या, लीफलेट्स क्या है? तो लीफलेट्स एक तरह का इन्फॉर्मेशन है, पंपलेट जिसको कह सकते हैं, कागज पे, छोटा सा कागज पे जो इन्फॉर्मेशन रहता है, दैट इज लीफलेट्स। उसमें लिबर्टी लीफलेट्स बांटा था, जिसमें बिहार नेशनल कॉलेज के अखिल चंद्र दासगुप्ता और टी.के. घोष ने बंकिम चंद्र मित्र का सहयोग किया था। ढाका स्थित अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य रेवती नाग के नेतृत्व में भी सक्रिय थे। इसके अतिरिक्त भागलपुर यदुनाथ सरकार ने युवा क्रांतिकारियों को बक्सर में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की थी। मैं आपको बोल दूं कि ढाका स्थित अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य रेवती नाग के नेतृत्व में भी सक्रिय रहे। इसके अतिरिक्त भागलपुर यदुनाथ सरकार ने युवा क्रांतिकारियों को बक्सर में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की थी। इसके बाद क्या हुआ कि वैशाली निवासी वैकुंठ शुक्ल ने योगेंद्र शुक्ल के साथ मिलकर हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया था। वैशाली निवासी वैकुंठ शुक्ल ने योगेंद्र शुक्ल के साथ मिलकर हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया था। असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण वैकुंठ शुक्ल को 6 माह का सजा हुआ था। असहयोग आंदोलन में वैकुंठ शुक्ल ने भाग लिया था, जिसके कारण उसे 6 माह की सजा हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह जो थे, जिसका नाम फडणवीस घोष था, उसकी हत्या वैकुंठ शुक्ल ने बेतिया में कर दिया था। लाहौर षड्यंत्र में जो है फडणवीस घोष सरकारी गवाह बन गए थे। इसी बात से खपा होकर वैकुंठ शुक्ल ने बेतिया में उसकी हत्या कर दी थी। वैकुंठ शुक्ल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था
और उसके बाद जो है मोतिहारी जेल में रखा था, जहां पर 14 अप्रैल 1934 को उसे फांसी दे दी गई और इस प्रकार जो है बैकुंठ शुक्ल की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में, जो कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस द्वारा वो प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका, परंतु गलती से ये बम जो है अंग्रेज वकील कैनेडी की बग्घी पर जा गिरा। यहाँ पे खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी का मंशा जो है अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना था, इसीलिए उसी के बग्घी पर बम फेंका था। लेकिन गलती से यह बम जो है उसके बग्घी पर नहीं जाके एक अंग्रेज वकील थे जिसका नाम कैनेडी था, उसी के बग्घी पर जाकर गिर गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखने वाले कैनेडी की पत्नी वो उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर कैनेडी जो है स्वतंत्रता संग्राम में सहानुभूति रखने वाले अंग्रेज थे। इस बम कांड में जो है हत्या करना था किंग्सफोर्ड का, लेकिन गलती से उनकी पत्नी और पुत्री की हत्या हो गई। इससे आहत प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। इस बात से जो है प्रफुल्ल चाकी को बहुत बड़ा सदमा लगा, धक्का लगा, जिस कारण से उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। और खुदीराम बोस के वकील कालिदास बसु थे। विशेष न्यायाधीश कर्नडस के समक्ष 9 जून 1908 से 13 जून 1908 तक सुनवाई चली। वह सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। खुदीराम बोस जो थे सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में एक थे। इसके बाद हम देखते हैं शांति स्वरूप नारायण को अपने समाचार पत्र स्वराज व मुजफ्फरपुर बम कांड पर लेख प्रकाशित करने के कारण सजा दी गई थी। शांति स्वरूप नारायण को अपने समाचार पत्र स्वराज मुजफ्फरपुर बम कांड पर लेख प्रकाशित करने के कारण सजा दी गई थी कि आपने जो है अपने पत्रिका में मुजफ्फरपुर बम कांड पर लेख क्यों लिखा, इस बात को लेकर शांति स्वरूप नारायण को सजा दी गई। इसके बाद हम लोग जो है होम रूल आंदोलन व बिहार के बारे में देखेंगे। इसमें जो है वर्ष 1916 में भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई, पुणे में बाल गंगाधर तिलक द्वारा और मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है स्वराज प्राप्त करना था। इस आंदोलन ने बिहार को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। बांकीपुर यानी पटना में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई और मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जो है जनकधारी प्रसाद ने की थी। अब होम रूल आंदोलन को प्रस्तावित करने हेतु 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट जो है पटना आई थी। होम रूल लीग को प्रोत्साहित करने के लिए 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट जो है पटना आई थी। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि कैसे होम रूल लीग जो है बिहार में स्थापित हुई और कैसे इसका विकास हुआ। इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। हम लोगों ने आज जो है क्या क्या टॉपिक देखा वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इन सभी टॉपिक को हम लोगों ने आज टच किया। हम लोग जो है अगले वीडियो में फिर अगले टॉपिक के साथ बिहार के इतिहास को जानने का फिर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।